मुसलमान जिन पार्टियों को वोट देता आया, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, वो पार्टियां बिल्कुल खामोश हैं, उनके होठ सिले हुए हैं। एक ऐसे इश्तियाल अंगेज़ गाने और ऐसे डांस और इस तरह के नारे मस्जिद के सामने जाके लगा रहा है और उनको मजबूर कर रहा है। तो जब आपके घर पर आके कोई आपको बिल्कुल मजबूर कर दे तो जाहिर बात है आप किसी न किसी एक्शन में आएंगे। नहीं मार सकते जब तक कि अदालत उसे प्रूव ना कर दे कि हाँ ये गिल्टी था और इसकी सज़ा ये है। ये तो एक मामूली से पत्थर की बात है, अगर पत्थर का जुर्म साबित हो जाए तो अदालतें सज़ा तय करेंगी। ये कौन होते हैं, मशीनरी कौन होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है सज़ा देने वाला? अब्दुल ही दरी बिछाएगा, अब्दुल ही वोट देगा और अब्दुल ही जेल जाएगा। तो जो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का नंबर आएगा तो फिर अब्दुल क्यों नहीं? कि ना हम नशी न किसी हम सफ़र से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। रामनवमी के बाद जिस तरह से देश के तकरीबन 7 राज्यों में दंगा भड़का और मध्य प्रदेश में अभी भी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अभी भी इस तरह की खबरें मध्य प्रदेश से आ रही हैं कि रोज़ाना जो मुस्लिम बस्तियां हैं, ख़ासतौर से जहां पर कम तादाद में मुसलमान हैं, वहां पर हमले किए जा रहे हैं। और जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में मुसलमान क्या करे? ख़ासतौर से आम मुसलमान सियासी पार्टियों की, मुस्लिम सियासी पार्टियों की तरफ और मुस्लिम तंजीमों की तरफ देख रहा है और वो देख रहा है कि किस तरह से इनकी तरफ से हमें रहनुमाई मिलती है या प्रोटेक्शन मिलता है या किस तरह के एफर्ट इनके ज़रिए किए जा रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कलीमुल हफीज़ साहब, जो मजलिस के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के हालात बने हैं? और गृह मंत्री बार बार मुसलमानों को ये कह रहा है कि दंगाइयों को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक कंडीशन है। दूसरा, मुसलमान जिन पार्टियों को वोट देता आया, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, वो पार्टियां बिल्कुल खामोश हैं, उनके होठ सिले हुए हैं और वो इतने बड़े मुसीबत के वक्त भी उनके साथ नहीं खड़ी हुई हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश सरकार हो या राजस्थान हो या दूसरे और भी, गुजरात हो या आपका कोडरमा में हुआ, झारखंड हो, सबका रवैया एक जैसा है। और अगर आप इन हादसों के बैकग्राउंड में जाएंगे तो इनकी मोडस ऑपरेंडी भी एक सी है। ये सारे हादसे एक ही तरीके से हुए हैं। एक ग्रुप है, वो एक ऐसे इश्तियाल अंगेज़ गाने और ऐसे डांस और इस तरह के नारे मस्जिद के सामने जाके लगा रहा है और उनको मजबूर कर रहा है। तो जब आपके घर पर आके कोई आपको बिल्कुल मजबूर कर दे तो जाहिर बात है आप किसी न किसी एक्शन में आएंगे। और उसी एक्शन के नतीजे में या दिफा के नतीजे में वो अगर कहीं पे पत्थर चला दिए गए तो उसको इतना बड़ा चढ़ाकर मीडिया भी और सरकारें भी पेश कर रही हैं, जबकि खुलेआम जो नंगी तलवारें लहराई जा रही हैं, खुलेआम डीजे बजाकर बहुत ज़ोर आवाज़ से मुसलमानों को टारगेट करके नारे और गालियां दी जा रही हैं, वो नज़र नहीं आ रहा है। उस पर भी सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जो लोग दिफा कर रहे हैं उन्हीं के घर को बुलडोज किया जा रहा है, उन्हीं के बच्चे गिरफ्तार किए जा रहे हैं और मीडिया भी उसको सपोर्ट कर रहा है। मीडिया जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी है उसको नहीं देख रहा है, लेकिन उसको देख रहा है कि जो दिफा में जो 2-4 बच्चों ने जो भी स्टोन फेंके उसको देख रहा है। अब हमारा सवाल ये है कि सबसे पहले तो ये सरकारों की नाकामी है। जो सरकार जिस जुलूस को परमिशन देती है, उस सरकार की जिम्मेदारी है कि उस जुलूस को सुरक्षित तरीके से, सिक्योर्ड तरीके से आखिर तक ले जाए। तो आखिर अगर वहाँ पे लोग नारे लगा रहे थे, लोग खुलेआम हथियार लहरा रहे थे, तो वो कौन से कानून के तहत पुलिस उनको इजाज़त दे रही थी? और उसके बाद जो लोग पत्थर फेंक रहे थे तो उनको किस पुलिस ने कैसे इजाज़त दी पत्थर फेंकने की? चलिए, पत्थर भी फेंक दिए गए, लोग ज़ख्मी भी हो गए, तो क्या उसके बाद सरकारों ने किसी सरकारी अमले के ख़िलाफ़, SDM के ख़िलाफ़, पुलिस के IPS ऑफिसर के ख़िलाफ़, कांस्टेबल के ख़िलाफ़, दरोगा के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया? कोई सस्पेंड हुआ क्या? अगर सरकार का कहना नहीं माना उन्होंने तो, या ना तो कोई सरकारी अमले के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई, ना जो इश्तियाल अंगेज़ नारे लगा रहे थे, हथियार फैला रहे थे, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई। जिनको टारगेट किया जा रहा था उन मासूमों के ख़िलाफ़ सरकारें अपना दम दिखा रही हैं और अपना जुल्म ढा रही हैं। जिस तरह से बुलडोज़र चलाया गया उन लोगों के ऊपर
कि अगर कोई कल्प्रिट भी है, किसी ने पत्थर चलाया है, तो उसके बाप के नाम मकान है, माँ के नाम मकान है, या बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कोई जिक्र ही नहीं था इस फसाद में, लेकिन उनके ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया। और ये सिलसिला तकरीबन 2 साल से उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और मध्य प्रदेश में अब ऐसा चल रहा है कि उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है शिवराज सिंह चौहान के ज़रिए। लेकिन उसके बावजूद ऐसी चीज़ें कोर्ट तक पहुंचती हैं, यानी पूरी तरह से कानून को अपने हाथ में, पूरा जुडिशरी की पावर सरकार के पास आ गई, और गृह मंत्री चैनल्स पर बैठ करके ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बीजेपी में ये इंटरनल होड़ है कि कौन योगी से ज़्यादा बुलडोज़र चला सकता है। लेकिन अब शिवराज चाहे कितनी ओवर एक्टिंग कर लें, जाहिर बात है कि योगी का अपना एक ओरिजिनल कारनामा है वो, तो ये तो बुलडोज़र इसलिए चल रहा है। दूसरा बात, देश में अदालत है, कानून है, अगर कोई शख्स किसी की जान भी ले देता है तब भी उसको आप नहीं मार सकते जब तक कि अदालत उसे प्रूव ना कर दे कि हाँ ये गिल्टी था और इसकी सज़ा ये है। ये तो एक मामूली से पत्थर की बात है, अगर पत्थर का जुर्म साबित हो जाए तो अदालतें सज़ा तय करेंगी। ये कौन होते हैं, मशीनरी कौन होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है सज़ा देने वाला, ये सरासर संविधान, कानून और इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ है, ये जिनेवा कन्वेंशन के ख़िलाफ़ है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए, और मेरी अपील कोर्ट से भी है कि वो कोर्ट जो सुओ मोटो ले जाना चाहिए था उनको अब तक क्यों नहीं लिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस नंगे नाच को देख रहे हैं कि बुलडोज़र खुलेआम दिन के उजाले में चलाए जा रहे हैं और गरीब मुसलमान उसको टारगेट बनाया जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश में, खरगोन में सिर्फ मुसलमान ने अतिक्रमण किया है या किसी गैर मुस्लिम ने नहीं किया? अभी आप आज की वीडियो देखें कि जो खंबात में गुजरात में जो हुआ है, एक बेचारा मजदूर जो अपने चाय का और उसका खोखा चलाता था, उसे भी जो है उठा दिया। तो ये जुल्म की इंतहा है। मैं समझता हूँ ये तमाम बातों से मुल्क की छवि ख़राब हो रही है, मुल्क कमज़ोर हो रहा है, मुल्क की अक़लियत में खौफ पैदा किया जा रहा है। इससे जो मुल्क की जमहूरियत है वो कमज़ोर हो रही है। इस पे फ़ौरन ये रुकना चाहिए और देश के गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को उस पर दखल दे करके ये जो अक़लियतों में जो खौफ और जो हिरासा की जो कंडीशन है, इसको बंद किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने ख़ासतौर से अखिलेश को बढ़ चढ़ करके वोट दिया। 90% से ज़्यादा मुसलमानों ने वोट किया। आपकी पार्टी भी वहाँ पर किस्मत आजमा रही थी। असदुद्दीन ओवैसी 6 महीने से काफ़ी मेहनत कर रहे थे और समझाने की कोशिश की बार बार अपनी स्पीच के ज़रिए, लेकिन उसके बावजूद नकारा कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए एक तरफा वोट हुआ। लेकिन उसके बावजूद अखिलेश खामोश हैं, या अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस भी पूरी तरह से खामोश है। देखिए, यही तो हमारे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गली गली कूचे कूचे जाकर कह रहे थे कि आपको ये नाम नहाद सेकुलर पार्टियां बेवकूफ़ बना रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मुसलमान पुरानी सरकार के, बीजेपी सरकार के जुल्म से तंग था और उसने ये सोचकर एक तरफा वोट किया समाजवादी को कि शायद हम इसको हरा लेंगे। कोई बात नहीं, वो चूँकि आवाम का फ़ैसला था, हमें भी मंजूर है और हम उसकी कदर भी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब उन पर जुल्म आया, जुल्म ढाया गया मुसलमानों पे, तो फिर कौन बोला? फिर असदुद्दीन ओवैसी बोला। क्योंकि असल बोलना सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपके आके मीडिया के सामने बोल दूँ। असल बोलना तो पार्लियामेंट में बोलना है। असल बोलना तो वहाँ है जहाँ आप सरकार की आंखों में आंखें डाल के बोलो, तो वो तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बोलते हैं। तो आप अब उसके नतीजे देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में इस वक्त समाजवादी में पूरी तरीके से बगावत है। उनकी जितनी मुस्लिम लीडरशिप है उनसे बेजार है, उनको छोड़ रही है। हालिया भी आज़म खान के जो मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, अब्दुल ही दरी बिछाएगा, अब्दुल ही वोट देगा और अब्दुल ही जेल जाएगा। तो जो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का नंबर आएगा तो फिर अब्दुल क्यों नहीं? तो ये दर्द देखिए अब लोगों का आया हो रहा है, अब जाहिर हो रहा है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान को भी अब ये समझ जाना चाहिए कि हमारा हकीकी कायद कौन है, किसको आखिर हमारी तकलीफ़ का दर्द है। क्योंकि जो राहत इंदौरी का शेर है ना कि ना हम नशी न किसी हम सफ़र से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो शकील साहब, ये हमारे पाँव में कांटा लग रहा है ना, हमें निशाना बनाया जा रहा है। तो जाहिर बात है ये हमारी क़यादत को तकलीफ़ होगी। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके लिए बिल्कुल मौजू हैं और कम्युनिटी को सोचना चाहिए और अपनी क़यादत को मजबूत करना चाहिए। क्या इस एक्शन के ख़िलाफ़ मध्य प्रदेश सरकार के कोर्ट जाने की कोशिश करनी चाहिए, ख़ासतौर से मुस्लिम तंजीमों की या आप जैसी सियासी पार्टियों को? नहीं, बिल्कुल कोर्ट जाने की कोशिश करनी चाहिए और लोग जा रहे हैं और हम भी सपोर्ट करेंगे उसको। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि
कोर्ट का भी हाल आप जान रहे हैं कि वो किस तरह से ले रही हैं चीज़ों को। वो तो इतना बड़ा ये हादसा है कि इसे तो सुओ मोटो ले लेना चाहिए था। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि अब हमें इसको दिफा करने के लिए सियासी तौर पर मुत्तहद हो जाना चाहिए। हम चाहे तादाद में कितने भी हों, अगर सियासी तौर पर मुत्तहद रहेंगे तो इस जमहूरी निज़ाम में अपना हल ढूंढ लेंगे। वरना आज नहीं तो आज के दिन हमारी तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी और फिर हम इसको कैसे सामना करेंगे। आखिर ये तो जितनी भी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, ये तो सब मुसलमानों से इन्होंने अपने मुंह मोड़ लिया है। तो आखिर हमारी बात कौन करेगा। तो इसका वाहिद रास्ता ये है कि तमाम मिली, समाजी, मजहबी तंजीमों को मिलकर अपनी एक सियासी क़यादत डेवलप कर लेनी चाहिए। और मौजूदा दौर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज़्यादा ज़हीन, बेबाक और नौजवान एक लीडर जो पार्लियामेंट में मौजूद है, उनके पीछे सबको लब्बैक कहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो इस उम्मत का आने वाले वक्त में भी एक बेहतरीन हल पेश कर सकते हैं। शुक्रिया कलीमुल हफीज़ साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से आपने ख़ास तौर से जो हालात हैं मुल्क के, ऐसे में मुसलमानों को क्या करना चाहिए उस पर अपनी बात रखी। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाज़िम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।